Good evening, all of you. Am I audible? Yes, sir. Oh, fine. ठीक है। तो आज की जो क्लास है, मैं आपको पहले सब कुछ एक बार ब्रीफ कर देता हूँ कि किस तरीके से हम लोग क्लासेस को कवर करेंगे, आपका सिलेबस क्या क्या है, कैसे हमें सिलेबस को पार्ट वाइज कवर करना है, पैरेलल किस किस चीज़ को लेके चलना है। आज के क्लास में हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबको पता होगा ना कि टोटल 200 मार्क्स का पेपर है। इसमें से 100 मार्क्स का आपका वेटेज अकेले मैथ्स और रीजनिंग कवर करता है। मतलब 50% ऑफ द सिलेबस आप मेरे साथ कवर करेंगे। और 50% ऑफ द सिलेबस की मैं गारंटी लेता हूँ कि जो भी स्टूडेंट फर्स्ट डे से लास्ट डे तक अगर कंप्लीट क्लास को कवर कर ले, एक भी क्लास मिस ना करे। मेरी बात को पहले सुन लीजिएगा, एक भी क्लास मिस नहीं करना है। अगर क्लास मिस हो भी जाता है तो रिकॉर्डेड जरूर देख लीजिए। लेकिन पहला चीज क्या है कि क्लास मिस ही नहीं करना है। 50% सिलेबस आप मेरे साथ कवर कर रहे होंगे। दूसरा, क्लासेस जिस स्टूडेंट ने रेगुलर करा होगा, उसके अलावा उस क्लासेस से रिलेटेड जो भी मैंने नोट्स आपको देना है, जो भी मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, या जो मैं ट्रिक सिखाऊं, या कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपका एसआई या डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बट वो क्वेश्चंस किसी डिफरेंट एग्जाम्स पे से पिक किए जाते हैं। जैसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आता है, वो कहाँ से पिक किया जाता है? तो एसएससी से पिक किया जाता है। अब ये एसएससी का डिफरेंट पेपर से पिक किया जाता है, चाहे वो सीएचएसएल का पेपर हो, सीजीएल का पेपर हो, सीपीयू का पेपर हो, या एसएससी का अपना जो एसआई का पेपर होता है। अरे कौन, प्लीज सुनिए बात को ध्यान से, म्यूट रखिए थोड़ी देर। ठीक है, इन सब जगह से क्वेश्चंस पिक किए जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, आप जितने भी क्वेश्चंस देखेंगे ना, वो कहीं भी आपको कोई नया क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा कि अच्छा सर एक बहुत नया क्वेश्चन हमें पेपर में देखने को मिला है, ये तो कोई डेटा कभी हमने करा ही नहीं है। वो सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर से ही उठाए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कभी लगता है कि नहीं एकदम ये तो सरप्राइज क्वेश्चन था, तो वो क्वेश्चंस कहाँ से? तो वो कैट के एमबीए के डिफरेंट एग्जाम्स से वो क्वेश्चंस पिक किए जाते हैं। जैसे स्नैप का क्वेश्चन हो गया, जेट का क्वेश्चन हो गया। तो जहां जहां से वो सब्जेक्ट्स का स्पेशलाइजेशन होता है ना, वहां से वो लोग क्वेश्चंस पिक करते हैं। तो मैं जब कवर कराऊंगा आपको, तो पहले हम लोग टॉपिक कवर करेंगे। हर टॉपिक पे लगभग 20-30 क्वेश्चंस करेंगे। 20-30 क्वेश्चंस करने के बाद 20-30 क्वेश्चंस या लगभग 50 क्वेश्चंस के आसपास का आपको एक असाइनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। और जब आप वो सब कुछ कर लेंगे, तो एक हर टॉपिक पे एक कंबाइंड टेस्ट के फॉर्म में क्वेश्चंस मैं खुद आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। जैसे मुझे पता चल जाए कि अच्छा ये टॉपिक आपका क्लियर हो चुका है, उस टेस्ट में हो सकता है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस, हो सकता है कि प्रीवियस ईयर एसएससी से क्वेश्चंस हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस एसएससी से पिक किए हों, कुछ क्वेश्चंस जेट, स्नैप, कैट के पेपर के क्वेश्चंस होंगे। अब ये सुन के आपको लग रहा होगा सर इतना टफ पेपर, कैट का पेपर, जेट का पेपर? नहीं नहीं, मैं हर एक पेपर के हर एक क्वेश्चन का बात नहीं कर रहा हूँ। मैं लिमिटेड क्वेश्चंस का बात कर रहा हूँ जहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पिक किए जाते हैं। क्योंकि मुझे टोटल 9 इयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है इस फील्ड में, और मैंने देश के हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कराया है और करा रहा हूँ। सुबह 7 o'clock से स्टार्ट करके रात को 9:30 तक मैं लगातार क्लास लेता हूँ, विथ अ गैप ऑफ 1.5 आवर। बस दिन में 1-1.5 घंटे का ही गैप होता है। ठीक है, तो जितने भी पेपर होते हैं ना, मैथ से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड, वो सारे के सारे क्वेश्चंस ना मेरे दिन आंख के सामने से निकल चुके हैं। तो मुझे पता है कि क्वेश्चंस कहाँ से आना है, कहाँ से पिक करना है, क्वेश्चंस को बनाने का तरीका क्या होगा। तो जो तरीका होगा, वो किसी भी क्वेश्चन को बनाने का तरीका आपको मैं 30 सेकेंड से 1 मिनट के अंदर ही कवर कराऊंगा, नॉट मोर देन 1 मिनट। लेकिन ये मैं नहीं बोलूंगा कि नॉट लेस देन 30 सेकेंड से कम हो सकता है। 15 सेकंड में भी क्वेश्चन बन सकता है, 5 सेकंड में भी क्वेश्चन बन सकता है। बहुत बार ऐसा होगा कि क्वेश्चन देख के आप आंसर बता दीजिए सर ये आंसर है। वो सारे टेक्निक, वो सारे ट्रिक्स हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, पहले कैसे करना है चीजों को मैं आपको ये बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, अब जो टोटल मैथ्स का पोर्शन है,
अभी आप लोगों से मैं बात भी करूंगा, तो घबराइए नहीं, मैं भी सारे स्टूडेंट से बात भी करूंगा। टोटल जो मैथ्स का पोर्शन है, इसको हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? तो इसको हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 4 पार्ट्स में, ठीक है। अब इस टोटल 4 पार्ट में जो हमारा पहला पार्ट आता है, वो हमारा रीजनिंग का आता है। रीजनिंग का। और आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा कि देखिए 20 क्वेश्चंस रीजनिंग में आएंगे, ठीक है। 40 मार्क्स का इसका वेटेज होना है। 20 क्वेश्चंस आएंगे। और अगर आप टॉपिक पे नजर मारे, तो क्या आपको लग रहा है कि सिर्फ 20 टॉपिक्स है? थोड़ा आप टॉपिक पे नजर मारिए रीजनिंग का, तो आपको ऐसा लगेगा कि सर इतने सारे टॉपिक से 20 क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे? क्या हर टॉपिक से एक क्वेश्चन रहेगा? किस तरीके से 40 मार्क्स का 20 क्वेश्चंस के अंदर कैसे पूछा जाएगा? सर हमारा जो रीजनिंग का टॉपिक है, उस टॉपिक के अंदर ही कितने सारे टॉपिक्स, सब टॉपिक्स दे रखे हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं, इसके अंदर भी सबसे पहला जो होगा, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा, वो आपका होगा एलआर। तो ये एलआर क्या होता है? तो ये एलआर होता है लॉजिकल रीजनिंग। अब लॉजिकल रीजनिंग के सर क्वेश्चंस कैसे होंगे? तो देखिए, आप वहां पे देखेंगे कि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग लिखा हुआ है ना? हम्म, डिसीजन मेकिंग। yes sir, decision making, problem solving. हाँ, इसका वेटेज किसी भी एग्जाम में सबसे हाई होता है। इसका वेटेज किसी भी एग्जाम में डिसीजन मेकिंग का वेटेज सबसे हाई होता है। इसके बाद जो आप देखेंगे, इसके बाद जो है स्टेटमेंट कंक्लूजन। कौन है? सर आप सबको म्यूट रखो। सर म्यूट तो मैं कर दूं सबको, लेकिन अभी मुझे बच्चों से बात भी करना है ना, कि ये लोग कितना जानते हैं, क्या जानते हैं, क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ एलआर को डिस्कस कर रहा हूँ, अभी इसमें स्टैट तो ठीक है, कोई बात नहीं। आज की क्लास में थोड़ा सा आई विल बी है, नेक्स्ट क्लास से तो फिर आप लोगों को शांति बना के रखना होगा। देखिए, आप 20 क्वेश्चन है सर, इतना वास्ट सिलेबस है, इतना सारा टॉपिक्स है, सारे टॉपिक्स को कवर करना है, तो यस सारे टॉपिक्स को कवर करना है। क्या सर सारे टॉपिक्स पे इक्वल टाइम देना है? अरे नहीं, किसी टॉपिक पे आपको 15 मिनट का ही टाइम देना है। किसी टॉपिक को बस जान लिया, समझ आ गया। किसी टॉपिक पे आपको 2-2 दिन का टाइम देना है। तो सर अलग अलग कैसे हमें पता कि किस टॉपिक पे कितना टाइम देना है? जिस तरीके से मैं आपको क्लास में कवर कराऊंगा, उसके अकॉर्डिंग आपको मैं बताता चला जाऊंगा कि किस टॉपिक पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, किस टॉपिक पे आपको कम ध्यान देना है, किस टॉपिक का डेफिनेशन क्लियर होने से आप क्वेश्चंस बना सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग आजकल देखेंगे कि जितने भी सिलॉक के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, अभी भी डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस मैक्सिमम एग्जाम से पूछे जा रहा है, लेकिन अब कुछ अच्छे एग्जाम्स में क्या होता है, रिवर्स सिलॉक का क्वेश्चन आता है। अब एग्जामिनर कभी ये नहीं लिख के देता है कि रिवर्स सिलॉक आपके सिलेबस में है, बट उसने क्वेश्चंस पुट करना शुरू कर दिया, तो आपको रिवर्स सिलॉक का डेफिनेशन पता होना चाहिए। बस डेफिनेशन पता होना से ना आप इस क्वेश्चंस को बना लीजिएगा, वरना फिर तो बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ टॉपिक होगा जहां पे सिर्फ डेफिनेशन क्लियर करना है। अब एलआर के अंदर ये सारा चीज आएगा हमारा, डिसीजन मेकिंग, स्टेटमेंट, कंक्लूजन। ये लग रहा है कि सर ये सिर्फ 2 ही टॉपिक है, नहीं, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स का मिक्सचर है। जैसे वहां पे लिखा हुआ है ना कि रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट, ऑब्जर्वेशन, इस तरीके से ये सब के सब उसके अंदर आ जाते हैं। इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट पोर्शन बनता है रीजनिंग के अंदर, वो क्या क्या बनता है? तो नंबर सीरीज का बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है अरिथमेटिक नंबर सीरीज। लेकिन अरिथमेटिक नंबर सीरीज का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ हमने नंबर वाला चीज कर लिया और हमने
हाँ, बताता हूँ मैं, ठीक है। अरे, यहाँ पे जो नंबर सीरीज में हमें लेटर सीरीज भी कवर करना है, जो कि अल्फाबेट सीरीज होता है, और हमें न्यूमेरिक सीरीज भी कवर करना है, और इस दोनों को मिलाने पे एक जो सीरीज बनता है अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक, ये सब हमें कवर करना है। ये सब हिडन चीज है जो लिखा नहीं रहता है, लेकिन क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं। सर क्लास डेली होगी आज से, ठीक है। आज क्लास होगी आपकी, आपका जो रेगुलर क्लास होगा वो आपका मंडे से होगा, इसी मंडे से। और मंडे से जो क्लास है इसका टाइमिंग मैं आपको बता दे रहा हूँ। 2 घंटे का डेली क्लास होगा, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे, इसी टाइम डेली, पे डेली 2 आवर का क्लास होगा। इसी टाइम पे सर। हाँ, एक जो होगा आपका 6 to 7 का टाइमिंग रहेगा, और दूसरा टाइमिंग रहेगा 7:30 to 8। ओके। मैंने मंडे से ही क्लास स्टार्ट करने को बोला था, बट यूनिस सर ने बोला कि सर एक दिन आप सिलेबस को डिस्कस कर लीजिए। तो क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन मुझे बोला गया क्लास लेने के लिए, तो मुझे भी थोड़ा सा अपने शेड्यूल को देखना था कि मैं, सर क्लास लिंक कहाँ से मिलेगी और ज्वाइन कैसे करेंगे। देखिए, क्लास लिंक आपको जो आपका पेड बैच होगा ना, उस ग्रुप पे आपको डेली क्लास लिंक मिल जाएगा। डेली आप 6 to 7 के बीच में आपको क्लास लिंक मिल जाएगा, और 7:30 to 8:30 के बीच में आपको क्लास लिंक मिल जाएगा, डेली, ऑन अ रेगुलर बेसिस। ठीक है, हाँ यही है, 6 to 7 और 7:30 to 8:30, मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी, डेली 2 आवर्स क्लास होगा। और जो क्लास का आपका जैन में फर्स्ट वीक में आपका स्टार्ट हो रहा है, कितनी जैन को स्टार्ट हो रहा है, मंडे से स्टार्ट हो रहा है ना, ठीक है। और आपका जो सिलेबस खत्म करने का जो टारगेट है वो 15 मार्च है। अब ये हो सकता है कि 15 मार्च के पहले अगर पेपर अनाउंस हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है आपका सिलेबस उसके पहले खत्म हो जाएगा। अगर हो सकता है कि सिलेबस अनाउंस हो गया कि सर सर 20 अप्रैल, सॉरी एग्जाम अनाउंस हो गया कि 20 अप्रैल को पेपर है, ठीक है, तो 15 मार्च को सिलेबस खत्म करने के बाद हम लोग उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे, लाइक लास्ट वीक ऑफ मार्च तक लेके जाएंगे, ताकि अगर बहुत पहले मैंने सिलेबस खत्म कर दिया और आप लोगों का टच छूट गया, तो आप लोग उसको प्रॉपरली रिवाइज नहीं कर पाए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एग्जाम का क्या टाइमिंग रहता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख लेंगे। बट जो नियर अबाउट टारगेट है, वो टारगेट है कि 15 मार्च को आपका सिलेबस ओवर हो जाएगा। डेली आपको ये लिंक रैंडम मिला है, ओके। तो आपको पेड बैच ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लें, 9797898208। ठीक है, और कोई क्वेरी है? चलिए अब हम लोग वापस से सिलेबस पे आते हैं, थोड़ा सा मुझे सिलेबस भी कराने दीजिए, ठीक है। ये हमारा नंबर सीरीज का पार्ट आता है। अब हमारा एक आता है कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग। अब कोडिंग डिकोडिंग में भी दो तरीके का होता है, एक नॉर्मल कोडिंग डिकोडिंग होता है, और एक हम लोग जिसको बोलते हैं चाइनीज कोडिंग। सर मुझे भी मिला है रैंडम, व्हाट आई हैव टू डू। देखिए, अभी मैंने बता दिया ना कि आप लोगों को बस इस नंबर पे कॉल करना है, इस पे रजिस्ट्रेशन करना है। आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए ना, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्या प्रोसीजर है क्लास ज्वाइन करने का, ठीक है। देखिए, 100 मार्क्स है, मैथ्स और रीजनिंग मिला के, और इट्स माई गारंटी कि जिस स्टूडेंट ने भी फर्स्ट क्लास से लास्ट क्लास तक कर लिया, उसका 100 मार्क्स मैं कंफर्म पेपर में दिलवा सकता हूँ, 100 मार्क्स आउट ऑफ 100। मैं ये बोलता ही नहीं हूँ कि एक भी क्वेश्चन आप पेपर में छोड़ के आ सकते हैं, जरूरत ही नहीं है, छोड़ने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत पड़ी तब तो छोड़े, क्या जरूरत है छोड़ने का। ऐसा कोई पेपर आना ही नहीं है जो नया क्वेश्चन आ जाए पेपर में आपके, जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो क्लास नोट्स के अंदर से आएंगे, ठीक। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, 200 मार्क्स का पेपर है ना, तो 100 मार्क्स आप मेरे साथ कवर करेंगे, और 100 मार्क्स आप अदर फैकल्टी के साथ कवर करेंगे, उनके बारे में आपको ऑलरेडी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड होगा ना,
और जिनको नहीं पता है वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लें। फुल फ्लेज्ड बैच चल रही है जिसमें आपको इंटायर सिलेबस कवर कराया जा रहा है, ठीक है। ठीक। अब हम लोग आते हैं वापस से सिलेबस डिस्कशन पे। बीच बीच में डिस्टर्ब आप लोग कर दे रहे हैं, बट कोई बात नहीं। अब देखिए, मैंने यहाँ पे आपको सिलॉक के बारे में बताया, रिवर्स सिलॉक के बारे में बताया, फिर मैंने आपको यहाँ पे बताया कि नंबर सीरीज में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, फिर कोडिंग डिकोडिंग में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसके बाद आप जो देख रहे होंगे यहाँ पे इंडेक्स नंबर, एड्रेस मैचिंग, डेट एंड सिटी मैचिंग, ये सबसे मोस्ट इजी क्वेश्चंस बनते हैं। कभी 5 इयर्स में एक बार कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आ जाता है, वरना ये सिर्फ कॉपी पेस्ट करने के लिए सारे सिलेबस लिखे रहते हैं। ये जो भी आप देख रहे हैं ना नीचे में, ये सारे सिर्फ कॉपी पेस्ट करने के लिए, डेट एंड सिटी मैचिंग, एड्रेस मैचिंग, कॉम्प्लीशन, इंडेक्सिंग, इन सबसे रेयर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो फिर पूछा जाता है, वरना इन सबसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अब जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, अब देखिए, आपको ऊपर में लिखा है एनालॉगी, ठीक है। एनालॉगी से क्वेश्चंस रहता है, स्पेस विजुअलाइजेशन और स्पेशियल ओरिएंटेशन से क्वेश्चन रहता है। अब सर ये सब क्या है, ये सब तो हम लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। स्पेस विजुअलाइजेशन या स्पेशियल ओरिएंटेशन कैसे होता है? बैच की वो है, हम सिर्फ आपसे मैथ रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं बस। ओके ओके, आप मेरे से मैथ रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, आपको वही मैं मैथ रीजनिंग कंप्लीट पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। समझ लीजिए थोड़ी देर में। उसके बाद तो जो स्पेशियल ओरिएंटेशन के क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्या होता है क्वेश्चंस में, कि देखिए बहुत बार क्या होता है ना कि आपको एक इस तरीके का फिगर दे दिया जाता है, 3-4 फिगर दे दिया जाता है, ठीक है। अब ये फिगर किसी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा होता है, तो या तो हो सकता है ये फिगर क्लॉकवाइज चल रहा है, या एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, या क्रॉस में ये फिगर चल रहा है। आपको वो पैटर्न आइडेंटिफाई करना होता है और फिर आपको 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं, ए बी सी डी। इस ऑप्शंस में से आपको पिक करना होता है कि जो फिफ्थ वाला जो हमारा फिगर आएगा वो किस तरीके का फिगर होगा, ठीक है। अब इसी के अंदर आप देखेंगे कि नीचे में आपको नॉन वर्बल सीरीज वगैरह दे रखा है, ये सब इसी के अंदर आ जाता है। ये सब वर्बल का पार्ट नहीं, ये सारे के सारे जो हमारे होते हैं ना, ये सब नॉन वर्बल का पार्ट हो जाता है, ठीक है। तो जब हम लोग करेंगे वन बाय वन तो ये सब कुछ मैं आपको समझाते चले जाऊंगा कि किस तरीके से हमें ये सब रीजनिंग कवर करना है। अब हम लोग आते हैं, हमारा जो सेकंड पार्ट है वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांट। इस क्वांट के अंदर क्या है, तो इस क्वांट के अंदर आपको जो सिलेबस प्रोवाइडेड है वो कंप्लीट अरिथमेटिक है। इसमें 15 क्वेश्चंस होंगे, 30 मार्क्स के होंगे, और अरिथमेटिक का कोई भी क्वेश्चन 30 सेकेंड टू 45 सेकेंड एनफ है बनाने के लिए। पूरे अरिथमेटिक चैप्टर में मैं आपको 15 या 20 से ज्यादा फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, मैक्सिमम पूरे अरिथमेटिक में। मैक्सिमम मैंने बोल दिया तो 15 से 20, ये भी बहुत मैक्सिमम हो गया। जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो सब के सब प्योर कॉन्सेप्ट पे करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग ऑप्शन बेस्ड करेंगे, या कुछ न्यू मेथड हम लोग सीखेंगे उस बेसिस पे करेंगे। तो सर ये जो मेथड सीखेंगे, क्या इसके लिए हमें कुछ रटने की जरूरत है? आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, ये सब के सब मेथड जो होंगे ये प्योर कॉन्सेप्ट, प्योर कॉन्सेप्ट। ताकि अगर एग्जामिनर कितना भी टफ से टफ क्वेश्चन बनाने का कोशिश करे, डेटा को चेंज करके या जो भी करके, आपके पास कॉन्सेप्ट होगा, आप कैसे भी क्वेश्चन को एग्जाम में डील कर सकते हैं। और जब मैं कह रहा हूँ कि 30 सेकेंड टू 45 सेकेंड, तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होगा नहीं ना जो इससे बड़ा होगा, नहीं होगा ना, सबसे छोटा ही छोटा होगा। तो मतलब ये चीज बहुत इजीली डूएबल है। अब देखिए इसके अंदर जो आपका सिलेबस मेंशन्ड है वो क्या क्या मेंशन्ड है। तो जो ऊपर से आप देख रहे हैं होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, इतना लिखने की इनको क्या जरूरत है, ये एक बार में लिख देते हैं नंबर सिस्टम। अब जैसे इन्होंने लिख दिया होल नंबर और डेसिमल, फ्रैक्शन, तो क्या ये रेशनल नंबर इरेशनल नंबर से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे? बिल्कुल पूछेंगे।
एक्चुअली जब वहां पे फ्रैक्शन लिख दिया तो इनको बस सीधा सीधा लिख देना चाहिए था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम अपने आप में बहुत वास्ट है। इसके अंदर क्या ये डिविजिबिलिटी से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे? बिल्कुल पूछेंगे। नंबर ऑफ जीरोस पे का कॉन्सेप्ट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक होंगे नंबर सिस्टम। अब ये नंबर सिस्टम अकेले बहुत मेजर रोल प्ले करता है। किसी किसी एग्जाम में तो ऐसा होता है कि अगर मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर सिस्टम से 40% के आसपास क्वेश्चन कभी कभी नंबर सिस्टम से पूछ लिया जाता है। ये नंबर सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इन्होंने आपको जो सिलेबस मेंशन किया है, ये क्या किया है? परसेंटेज। मैं परसेंटेज को एक परसेंटेज टॉपिक की तरफ देखता ही नहीं। परसेंटेज का मतलब होता है परसेंटेज भी, परसेंटेज का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस भी, परसेंटेज का मतलब होता है रेशियो प्रोपोर्शन भी, परसेंटेज का मतलब होता है आपका इंटरेस्ट भी। ये सब का सब जो होता है ना, ये आपका परसेंटेज चैप्टर के अंदर ही आता है। जैसे अगर हमने बोला 14 होल 2/7%, तो इसका रेशियो क्या हो गया? 1/7। ये अलग कहाँ है? सर आई हैव कंप्लीटेड द रीजनिंग पोर्शन ऑफ एसएससी सीरियल। किरण के पास्ट ईयर क्वेश्चंस के सारे और मैथ्स के अरिथमेटिक पार्ट भी किया है। सो आई मेनली फोकस ऑन एडवांस मैथ्स फॉर नाउ और रीजनिंग जीके फरवरी से देखिए प्लीज आई नीड सम सजेशन। यस बिल्कुल, अगर आपने ये कर लिया है तो एडवांस मैथ्स करिए। बिल्कुल ठीक है, अगर आपने ये कर लिया है तो आप एडवांस मैथ्स की तरफ से। और ये कौन लिख रहे हैं? एनोटेशन में बंद कर देता हूँ, आप लोग मानते ही नहीं है बात को। चलिए, अब इसके अंदर अरिथमेटिक के अंदर क्या है? आपका प्रॉफिट लॉस है, डिस्काउंट है, पार्टनरशिप है, मिक्सचर एंड एलिगेशन है, टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड डिस्टेंस बोलने का मतलब सिर्फ टाइम एंड डिस्टेंस नहीं होता है। टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर आपका ट्रेन चैप्टर भी आ जाता है और आपका बोट एंड स्ट्रीम भी आ जाता है। बोट एंड स्ट्रीम। टाइम एंड वर्क बोलने का मतलब सिर्फ टाइम एंड वर्क नहीं होता है। टाइम एंड वर्क के साथ साथ आपका पाइप्स एंड सिस्टम अटैच्ड होता है। पाइप्स एंड सिस्टम, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा एवरेज पूछा जाएगा और पार्टनरशिप पूछा जाएगा। ये सब बहुत इजी इजी से कॉन्सेप्ट हैं। अब हम लोग आते हैं एडवांस मैथ के अंदर। एडवांस मैथ्स में आपका एलजेब्रा। अब एलजेब्रा का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसके अंदर अगर किसी स्टूडेंट का पॉलिनोमियल क्लियर हो गया, पॉलिनोमियल कि सर पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो पता है 80% क्वेश्चंस तो सिर्फ डिग्री देख के आंसर किया जा सकता है अलजेब्रा का। इनफैक्ट इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस का आंसर अलजेब्रा का 5 सेकंड के अंदर किया जा सकता है। सिर्फ डिग्री देख के सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। जो डिग्री ऑफ क्वेश्चन होगा वही डिग्री ऑफ आंसर होगा। बहुत बार क्या होता है, बहुत लंबा इक्वेशन दिया होता है, तो अगर आप उसको कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करेंगे तो इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम, 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट्स, वो अच्छा लगता है सॉल्व करने में। लेकिन क्या होता है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं होती कि हम सिर्फ क्वेश्चन का डिग्री देखेंगे और ऑप्शन का डिग्री देखेंगे और हम ऐसे क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो आप उस डिफरेंस को फील कर पाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर किसी स्टूडेंट्स को पता होगा तो वो इस चीज को रिलेट कर पा रहे होंगे कि सर मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, कि डिग्री का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या होता है। ठीक। इसी में सर्ट्स, तो सर्ट्स और इंडाइसिस दोनों ही पढ़ना है हमें, सिर्फ सर्ट्स नहीं पढ़ना है, सर्ट्स एंड इंडाइसिस दोनों ही पढ़ना है। और ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो ग्राफ कैसे, हमें बनाने के लिए तो ग्राफ नहीं दिया जाएगा, तो क्वेश्चंस कैसे होता है, कभी कभी ग्राफ
बेस्ट क्वेश्चन रहता है। अब वो ग्राफ किस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वो पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, क्या है, तो ये सब हम लोग ग्राफ देख के सीखेंगे। यहाँ पे हमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, ग्राफ से इंफॉर्मेशन फर्निश करने की जरूरत है। इसके बाद जियोमेट्री। जियोमेट्री के अंदर क्या है, जियोमेट्री के अंदर यहाँ पे हमें ट्रायंगल पढ़ना है, हमें सर्कल पढ़ना है, ट्रायंगल के मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होंगे ना, वो अगेन हम एंगल को जीरो करके आंसर निकालेंगे। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जहाँ पे आंसर निकालना बड़ा मुश्किल होता है, क्या करेंगे वहां पे एंगल को जीरो करके आंसर निकालेंगे। और एंगल को जीरो करने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो किसी भी आंसर को 15-20 सेकंड के अंदर आपके सामने लाके खड़ा कर देगा, यही आंसर है। ठीक है, ऐसे ही सर्कल, हम लोग सर्कल कवर करेंगे। ठीक है, इसके अंदर आपका ज्योमेट्री में सिर्फ हमें दो चीज पढ़ना है, ट्रायंगल और सर्कल। इससे ज्यादा हम लोग ज्योमेट्री में चीजों को कवर। अब मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में बच्चों को सबसे ज्यादा पता है कहाँ दिक्कत होता है, इसे इतना सारा हर अलग अलग चीज का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कैसे याद करेंगे। सर सिलेंडर जब पढ़ने जाते हैं ना, तो उसका जो फॉर्मूला है, तो कभी उसमें लिख देता है 2πRH, कभी लिख देता है 2πRH+2πR², सर कभी लिख देता है πR²H। ये सब क्या है हमें समझ नहीं आता है। ये पता चल जाता है कि ये क्या है, लिखा है कर्व सरफेस एरिया, ये टोटल सरफेस एरिया, ये वॉल्यूम, इस तरीके से लिखा है, लेकिन हमें समझ नहीं आता है। मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ कि जो जहाँ कंफ्यूजन होता है ना, देखिए ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया। ये बताइए, जैसे एक फिगर देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं, एक बात बताइए, इसका एरिया क्या होगा, तो आप बहुत इजीली बताइएगा, लेंथ। बताइए, मान लीजिए ये लेंथ है और ये इसका विड्थ, क्योंकि आप बोलिए सर ये एक रेक्टेंगल है ना। और मैं अगर आपसे पूछता हूँ सिलेंडर की केस में कि सिलेंडर का बताइए, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, सीएससी क्या होता है, तो आपने रटा हुआ है 2πRH, क्यों रखना है। ये जो सिलेंडर होता है ना, इसको आपका जो पेपर है ना जिस पे आप लिख रहे हैं अभी, उस पेपर को एक बार गोल तरीके से फोल्ड करिए, देखिए तो सिलेंडर बन गया। इस पेपर को ऐसे करके फोल्ड करिए तो पेपर बन गया। जब मंडे से क्लास वगैरह होगी ना, तो जहाँ जरूरत होगी वहाँ पे कैमरा ऑन करके मैं आपको वो सब कुछ सिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो चैप्टर है ना, ये सारा का सारा विजुअलाइजेशन बेस्ड चैप्टर है। क्या पेपर को फोल्ड करने से सिलेंडर बन रहा है, हॉलो सिलेंडर बन रहा है। तो जब सिलेंडर बन रहा है तो देखिए ना, सिलेंडर का लेंथ तो यही रहेगा ना, और विड्थ क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन। उसी सिलेंडर को खोलेंगे तो ये विड्थ विड्थ बोलते हैं ना। तो जब वो बन रहा है तो ऊपर टॉप और नीचे जो बॉटम है वो आपको सर्कुलर शेप में दिख रहा है, और जब सर्कुलर शेप में दिख रहा है तो सर्कुल सर्कल का जो आपका डायमीटर होता है, सॉरी सरकमफ्रेंस होता है, वो क्या होता है 2πR। तो ये 2πR मेरा क्या हो गया, विड्थ, और ये मेरा क्या हो गया, लेंथ L। तो यहाँ पे इसको H से रिप्रेजेंट करते हैं, 2πR, है ना। अभी मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि हम लोग पढ़ेंगे कैसे। ठीक है, इसके बाद मेंसुरेशन के अंदर बहुत सारा चीज है, इसमें हमें प्रिज्म भी पढ़ना है, पिरामिड भी पढ़ना है, और इसमें पैरेललोपाइप भी पढ़ना है। इससे सब तो एक ही जैसा दिखता है, इसमें सब में डिफरेंस क्या है, तो सबका अलग अलग। हाँ, ये आज एक डेमो क्लास है, डेमो नहीं है, बट आज सिर्फ एक सिलेबस डिस्कशन क्लास है, मंडे से फिर क्लास स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद जो हमारा फोर्थ
पोर्शन है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, आप लोग पहले ये तो पढ़ चुके होंगे, मतलब जिसने भी थोड़ा सा मैथ्स पढ़ा होगा वो अरिथमेटिक तो पढ़ता ही होगा, थोड़ा मोड़ा ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, तो वो भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन स्टैटिस्टिक्स तो मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए नया है। कितने स्टूडेंट्स पहली बार पढ़ रहे होंगे? सर क्या आप मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे? हाँ बिल्कुल, मैं ही मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। स्टैटिस्टिक्स कितने स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल नया है? मुझे सिर्फ स्टैटिस्टिक्स तक रहता तो समझ में भी आता। इसमें बोल रहा है कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी पढ़ना है, इसमें बोल रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन भी पढ़ना है, इसमें बोल रहा है कैलकुलेशन ऑफ सिंपल प्रोबेबिलिटीज भी इसके अंदर पढ़ना है। सिंपल प्रोबेबिलिटीज का मतलब कंप्लीट प्रोबेबिलिटीज पढ़ना होता है, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे सिर्फ। कितने स्टूडेंट्स को पहली बार ना, फर्स्ट टाइम पहली बार पढ़ रहे हैं स्टैट? अभी ये स्टैट जो आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, इसमें पहली बार आप सीखेंगे मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मॉड क्या होता है। इसमें भी बहुत सारा अलग अलग फॉर्मूला गिवन होता है। लेकिन अगेन बेसिक स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था ना एफएएम के अंदर। हाँ, अगेन इसमें क्या है, जो टॉपिक हम देख रहे हैं ना, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो हम लोग स्टैट पता है क्यों पढ़ते हैं? स्टैट के अंदर जो सेंट्रल टेंडेंसी का मेजरमेंट जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग मीन निकालते हैं, हम लोग मीडियन निकालते हैं, मॉड निकालते हैं, वो सब क्या करते हैं, हम लोग एक सेंट्रल वैल्यू की तरफ चलते हैं। जैसे हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ते क्यों है, स्टैटिस्टिक्स की जरूरत क्यों पड़ती है, बताइए। स्टैटिस्टिक्स की जरूरत कैसे पड़ती है, क्यों पड़ती है, बताइए। किसी को पता है? नहीं। देखिए क्या होता है कि आपको कहीं का कोई डेटा चाहिए, ठीक है, कोई डेटा चाहिए, कैसे, कितने, जैसे मान लीजिए कि एक क्लास के, एक स्कूल के बारे में बात कर रहा हूँ। एक स्कूल में, कोई स्कूल ए है और कोई दूसरा स्कूल बी। अब मुझे इस दोनों स्कूल में कंपेयर करना है कि कौन सा स्कूल ज़्यादा बेहतर है, स्कूल ए स्कूल बी, मतलब किसमें ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स है, ठीक। तो हर स्टूडेंट्स का जाके मार्क्स निकालना, मार्क्स चेक करना, उसके बाद उनके मार्क्स को नोट करना, ये सब बहुत ही टीडियस काम होता है। तो हम क्या करेंगे, हम डेटा निकाल लेंगे। डेटा कैसे निकालेंगे, तो हम खुद ये काम ना करके, जो एग्जाम होता होगा ना स्कूल में, जो एग्जाम होता होगा उसके लिए हम क्या करेंगे कि वहां से हम डेटा निकाल लेंगे, स्कूल ए का, स्कूल बी का। अब हम ये देख लेंगे कि 50 से 60 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं, 60 से 70 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं, 70 से 80 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं, 80 से 90 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं, 90 से 100 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं। इसी तरीके से हम स्कूल बी का भी कंपेयर करेंगे कि 50 से 60 मार्क्स वाले, 60 से 70 मार्क्स वाले, 70 से 80 मार्क्स वाले, 80 टू 90, 90 टू 100, इस तरीके से हम बच्चों का कंपेयर करेंगे। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे लेट सपोज 1000 बच्चे हैं, तो इसमें से 50 से 60 वाले जो बच्चे हैं वो लगभग 250 हैं, 60 टू 70 वाले जो बच्चे हैं वो लगभग 100 हैं, 70 टू 80 वाले जो बच्चे हैं वो लगभग 400 हैं, 80 टू 90 वाले जो बच्चे हैं वो लगभग 200 हैं, या नहीं ज़्यादा हो जाएगा ना, 4, 5, 7, 7, लेकिन ये मान लीजिए 200 है और ये 50। तो अब अगर आपको स्कूल ए को देखना है तो आप एक सेंट्रल वैल्यू की तरफ जाते हैं ना, इससे एक ऐसा वैल्यू बताइए जो लगभग हर स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करे, कि मतलब यहाँ पे ऑन एन एवरेज कितने मार्क्स लाने वाले बच्चे हैं। तो ऑन एन एवरेज सबसे ज्यादा कहाँ में दिख रहा है,
70 to 80 के बीच में। तो ये क्या होता है, सेंट्रल टेंडेंसी, हम सेंट्रल वैल्यू की तरफ चलते हैं। इसी तरीके से हम स्कूल बी को देखेंगे कि इसका सेंट्रल वैल्यू क्या होगा, और फिर हम दोनों के बीच में कंपेयर करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग स्टैट्स को कवर करते हैं, क्लियर करते हैं। ये सब चीज स्टैट के अंदर हमें पूछा जाता है। सर ये क्लास रोज फ्री में है क्या? नहीं, ये कोई फ्री क्लास नहीं है, ये पेड क्लास है। इसके लिए आपको क्लास को ज्वाइन करना पड़ेगा। मंडे से ये क्लास रेगुलर बेसिस पे चलेगी, 6 to 7 और 7:30 to 8। देख, तो लगभग लगभग मैंने आपके सामने सिलेबस डिस्कशन कर लिया है कि हमें 4 पार्ट में सिलेबस को कैसे डिवाइड करना है, ठीक है। तो अब सर मंडे से जो क्लास चलेगा वो कैसे चलेगा, तो देखिए सबसे पहले जो हमारा मंडे से चलेगा वो एक एरिथमेटिक का क्लास, और दूसरा रीजनिंग का क्लास, ठीक है। एरिथमेटिक चलता रहेगा, बीच में रीजनिंग जब मेरा एक अच्छा खासा पोर्शन हो जाएगा तो उसके बाद, क्योंकि एरिथमेटिक इट टेक्स टाइम, जितना सीधा दिखता है उतना सीधा होता नहीं, जितना वास्ट मेंसुरेशन दिखता है, मेंसुरेशन बहुत जल्दी खत्म हो चुके कवर हो जाता है। तो बीच बीच में क्या होगा कि रीजनिंग का क्लास पैरेलल चलता रहेगा। जैसे मैंने नंबर सीरीज पढ़ा दिया, नंबर सीरीज में मैंने आपको ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए दे दिए। आप क्या करेंगे, साइड बाय साइड आप वो सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि अब क्लास में बैठ के प्रैक्टिस में कराऊंगा, आप लोगों का टाइम भी ज्यादा जाएगा, मेरा भी टाइम ज्यादा जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आपको 2 क्लास में 3 क्लास में आपको सारा का सारा मेथड बता दिया जाएगा कि किसी भी क्वेश्चन को देख के कैसे अप्रोच करना है। उसके बाद मैं आपको लगभग 100, 150, 200 क्वेश्चंस का टॉपिक पे दे दूंगा बनाने के लिए, आप लोग बना के लाएंगे। जितने क्वेश्चंस डाउट होंगे वो सारे का डाउट सेशन एक साथ हम लोग लेंगे। एरिथमेटिक ज्यादा टाइम लगेगा, एडवांस मैथ्स में कम टाइम लगेगा, एरिथमेटिक में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डाउट सेशन उस चीज का रखेंगे। उसी बीच में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एडवांस मैथ्स शुरू कर देंगे। कुछ कुछ टॉपिक्स हम लोग रीजनिंग का कवर करते जाएंगे, आप तब तक उसको बनाते रहिएगा। मान लीजिए कि 2 दिन में हमारा एक टॉपिक खत्म हो गया रीजनिंग का, तो फिर आपको मैंने जो टॉपिक बनाने के लिए दिया उसमें लेट्स सपोज कि 3 डेज या 4 डेज का टाइम आप लेंगे। उस बीच में क्या करेंगे, हम लोग एडवांस मैथ्स को चालू कर देंगे। तो हमारा एरिथमेटिक और ये रीजनिंग एडवांस मैथ्स लगभग लगभग एक साथ खत्म हो गए। अगर मान लीजिए कि रीजनिंग और एडवांस मैथ्स में ज्यादा टाइम लगा, तो जब एरिथमेटिक खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स चालू कर देंगे, और इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा पेपर सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अरिथमेटिक पहले स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि अरिथमेटिक एक ऐसा चीज होता है कि नंबर सिस्टम पढ़ेंगे आप, उसके बेसिस पे आप परसेंटेज कवर करेंगे, उसके बेसिस पे आप लगभग, अरिथमेटिक लिंक्ड होता है एक दूसरे से। जब तक कि आप नहीं पढ़ेंगे आप मैथ्स को आगे सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है। बहुत जगह पे रेशियो का कॉन्सेप्ट होता है, बहुत जगह पे हमें फास्ट कैलकुलेशन करना पड़ता है, इवन फॉर द एडवांस में जहाँ पे हमें सिंप्लीफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी, तो उन सब जगह पे भी हमें अरिथमेटिक का हेल्प लेना पड़ेगा। इसीलिए फर्स्ट में एडवांस मैथ शुरू नहीं करके अरिथमेटिक शुरू किया जाता है। व्हाट इट क्लियर है यहाँ तक सबको? और प्रोबेबिलिटी, अब देखिए आपके पेपर में प्रोबेबिलिटी तो लिख दिया, लेकिन आपके पेपर में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन नहीं लिखा। अब क्या बिना पर पीएनसी पढ़े प्रोबेबिलिटी आप कर सकते हैं, बताइए। बहुत सारे टीचर आएंगे जो आपको प्रोबेबिलिटी के सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस करा देंगे कि प्रोबेबिलिटी तो मैंने खत्म करा दिया, लेकिन क्या वास्तव में आपको प्रोबेबिलिटी खत्म हो गया? बिना परमुटेशन कॉम्बिनेशन किए हुए प्रोबेबिलिटी कैसे हो सकता है? तो जहाँ पे ना एग्जैक्ट सिलेबस को फॉलो किया जाता है ना, वहाँ पे गड़बड़ ये हो जाता है ना कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना, तो आप उसको क्लेम भी नहीं कर सकते कि सर ये आपके सिलेबस में नहीं था। वो तो बोलेंगे प्रोबेबिलिटी तो आपके सिलेबस में था, तो हमने तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा है। लेकिन बिना पीएनसी का प्रोबेबिलिटी आप बना दीजिए, 2-4 क्वेश्चन तो बना दीजिएगा, बड़े बड़े क्वेश्चन कैसे बनाइएगा वहाँ पे? जब कोई कमिटी बनना हो, जब वहाँ से 100 लोग हैं उसमें से हमें 15 लोगों को सेलेक्ट करना है, तो क्या उसको हम ओरली मेथड से कर पाएंगे? नहीं कर, ठीक है। लिख, लिखा है सिंपल प्रोबेबिलिटी, लेकिन सिंपल प्रोबेबिलिटी में भी हमें पीएनसी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो हमें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी साथों साथ कवर करना है, ठीक है। ये तो रहा हम लोग सिलेबस को कैसे कवर करेंगे। अब बताइए वन बाय वन आप लोगों का क्या डाउट है,
क्या क्वेरी? जो डाउट है उसको अभी क्लियर कर लीजिए। सबसे पहला चीज ये हो सकता है कि सर हमने सिलेबस अभी देखा है, इसके पहले हमने सिलेबस नहीं देखा था, हमें अचानक से पता चला, हमारे पास सिर्फ 2.5 महीने का टाइम हम लेके चल रहे हैं, क्या इस 2.5 महीने में हम पेपर को क्लियर कर सकते हैं? तो माई आंसर इज यस। सर कितना टाइम हमें इस पेपर में डिवोट करना होगा? इस तरीके का अगर कोई मन में डाउट है, सर हमारा मैथ्स बैकग्राउंड कभी नहीं था और ये पूरा का पूरा पेपर सेंट्रली मैथ्स के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, क्योंकि 50% तो सिर्फ मैथमेटिक्स और रीजनिंग आ रहा है, हमने कभी लाइफ में मैथ्स नहीं पढ़ा है, हम तो आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, क्या हम क्लियर कर सकते हैं? इस तरीके का मन में डाउट होगा, सर हमारा बेसिक ही नहीं क्लियर है, हमें तो प्लस माइनस नहीं आता है, इतना बड़ा बड़ा सिलेबस, ये जो एडवांस मैथ स्टैटिस्टिक्स इन सब चीज़ों का जो सिलेबस दे रखा है, क्या हम ये सब चीज़ कर सकते हैं? इस तरीके का मन में डाउट है। ये सारे डाउट आप लोगों की नहीं है, क्योंकि जो बच्चे मेरे पास इतने सारे मैसेज कॉल्स या क्लासेस में जब लेता हूँ तो रैंडम ये सारे क्वेश्चन डाउट्स आते हैं। यस, अब बताइए, किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? अब आप अनम्यूट कर सकते हैं, यू कैन जस्ट अनम्यूट। सिलेबस से रिलेटेड कोई डाउट? सिलेबस से रिलेटेड किसी को कोई डाउट? ये सिंपल कोई भी डाउट, मैथ को कैसे, अच्छा हाँ ये भी है कि सर मैथ की कुछ क्लासेस हुए थे, तो क्या आप शुरू से पढ़ाएंगे, स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे? तो यस, मैं जीरो से पढ़ाऊंगा, मैं बेसिक लेवल से पढ़ाऊंगा। पहले जो क्लास हुए हैं बहुत अच्छी बात है, आपका उसमें कुछ लेवल अच्छा हो गया होगा, लेकिन मैं फिर भी जीरो लेवल पे लेके चलूंगा और जीरो से ही मैं चीज़ों को कवर कराऊंगा। इज इट क्लियर? सर सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा, मैंने बताया ना माय डियर, 15 मार्च। No, I have full trust on you, sir. If you will teach us zero level so that we can achieve 100 out of 100। बिल्कुल मेरा टारगेट ही है 100 out of 100। देखिए मैंने आपको पहले भी क्लियर किया, फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे तक जो बच्चा मेरे साथ जुड़ा रहेगा, कंप्लीट असाइनमेंट नोट्स कवर करेगा, उसका मैं गारंटी ले सकता हूँ कि उसको 100 में 100 मार्क्स आएगा। क्योंकि होगा क्या कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये तो संभव नहीं है, ठीक है, होगा क्या कि अभी आपको मैंने करा दिया, आपको मैंने टॉपिक कराया, असाइनमेंट पे आप असाइनमेंट भी बना के लिए आए, टेस्ट में पता चल जाएगा ना कि आप कितना कवर कर पाए और कितना नहीं कवर कर पाए। टेस्ट जब मैं लूंगा ना, हर टॉपिक का टेस्ट, उस टेस्ट से एक चीज क्लियर होगा कि अगर हर एक बच्चा को सेम दिक्कत हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं मेरे टीचिंग स्टाइल में दिक्कत, अगर बच्चा को सेम दिक्कत नहीं हो रही है, किसी बच्चे को कुछ हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक नहीं समझ में आया है, तो ठीक है ना, डाउट सेशन में हम लोग उस चीज को कवर कर लेंगे। सर एडवांस से थोड़ा डर लग रहा है, इससे पहले नहीं पढ़ा है कभी, अरे कभी एरिथमेटिक से भी डर लगता होगा, बट आई थिंक मैंने एरिथमेटिक बहुत अच्छे से आप लोगों को कवर कराया है और एरिथमेटिक आप लोगों का क्लियर हुआ है। लेकिन ये वो सब पहले के बैच की बात हो रही थी, इस बैच में जीरो से हम लोग एडवांस भी पढ़ेंगे, एरिथमेटिक भी पढ़ेंगे, कंप्लीट जीरो से। ठीक है, इसमें कुछ भी अलग से हमें ऐसा नहीं है। सर फ्री ऑफ कोर्स क्या है वो सब आप देख लीजिए, कि मैंने बता दिया ना, मुझे नहीं पता है कि क्या फी स्ट्रक्चर है क्या है, आपको सिर्फ इस नंबर पे कांटेक्ट करना है, 9797 898208, एंड यू विल कम अक्रॉस कि क्या फी स्ट्रक्चर, ज़्यादा नहीं होगा। मैथमेटिक्स के लिए कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्लास में जो क्वेश्चंस कराए जाए उसको नोट डाउन करिए, उसके मेथड को नोट डाउन, दैट्स इट। बहुत ही नया नया तरीका आपको देखने को मिलेगा कि क्वेश्चंस बनाने का, बहुत नया नया तरीका। जैसे आप लोग जो परसेंटेज वगैरह निकालते हैं ना,
हाँ हाँ, सब कुछ पढ़ाऊंगा मैं, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड सब कुछ पढ़ाऊंगा। कैसे कैसे बात कर रहे हैं आप लोग? परसेंटेज वगैरह निकालते हैं ना? जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिख दिया 485%, 85, इसका हमें 21% बताइए, इसका हमें 99% बताइए, इसका हमें 25% बताइए। तो आप जो करते हैं ना, 25% ऑफ 485, 25/100 × 485, इस तरीके से हम लोग नहीं कवर करेंगे। हम लोग किसी भी चीज को इस तरीके से जब भी निकालेंगे ना, क्या क्या सर? टाइमिंग चेंज, टाइमिंग चेंज कर दें? टाइमिंग एक तो 6 to है, 7 है, और एक 7:30 to 8:30 है। यही दो टाइम है। यही दो टाइम है, एक 6 to 7 है और एक 7:30 to 8:30 है। इसमें क्या दिक्कत है टाइमिंग में? हाँ हाँ, तो अरे तो 7 बजे से स्टार्ट होता है ना, तो 7:30 तक तो ओवर हो जाएगा ना। मैं हाफ एन आवर दे तो रहा हूँ। ठीक है ना? अरे ये जो आप कवर करेंगे ना, इसमें आपके फॉरेस्टर के सारे मैथ्स कवर हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा ही जितना सिलेबस इसने दे रखा है ना, बहुत यूज सिलेबस है। अगर कोई बोल रहा है कि मैं इस सिलेबस को आपको 30 डेज में, 45 डेज में कवर करा दूंगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल। मुझे पता है कि ये कितना वास्ट सिलेबस है, और मुझे ये भी पता है कि कितने कहाँ से किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आना है। ठीक है? तो पढ़ने के साथ साथ वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि किस टॉपिक में हमें ज़्यादा ध्यान देना है, किस टॉपिक में हमें कम ध्यान देना है, किसमें हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं। ऐसा नहीं कि हर टॉपिक में सर हमने एक नोट बना लिया, हर टॉपिक में हमें 200 क्वेश्चंस बना के चले जाना है। अरे तो जहाँ पे जरूरत नहीं है 200 क्वेश्चंस का, वहां पे आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और जहाँ पे 200 क्वेश्चन से काम नहीं चलना है, वहां पे आप 200 क्वेश्चन बना के जा रहे हैं, तो वहां पे क्वेश्चन ही नहीं बनना है। तो इस तरीके से नहीं करना है। हाँ, मैंने बोला ना कि अगर एग्जाम डेट्स मार्च में हुई, तो 15 मार्च तक तो हमारा ऐसे भी टारगेट है। लेट सपोज कि अगर 2 मार्च को हुआ, तो हम लोग क्लासेस ड्यूरेशन को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। सैटरडे संडे में, वीकेंड का जो मेरा बैच चलता है, उस बैच को मैं कुछ दिन के लिए हॉल्ट करके आप लोगों को क्लास दे दूंगा। ये तो मेरा हेडेक होना चाहिए ना, कि मुझे सिलेबस को टाइम पे कवर कराना है अलोंग विद द टेस्ट। ये तो मेरा हेडेक है, आपका हेडेक नहीं है ना। आपका सिर्फ हेडेक है कि इससे जितने क्वेश्चंस क्लास में हुए, उस क्वेश्चंस को अच्छे से कवर कर लें। जितना असाइनमेंट का क्वेश्चन है, सारे असाइनमेंट को हम लोग कवर करें। दैट्स इट। उसके बाहर क्या है? उसके बाहर कुछ भी नहीं आना है। ठीक है? क्लासेस आपका कब से स्टार्ट होगा? तो मंडे से आपका क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। मंडे इज 6th ना? 6th जैन से आपका क्लास 6 to 7, और फिर 7:30 to 8:30, ये आपका टाइमिंग रहने वाला है। 6 to 7 और 7:30 to 8:30। क्लास आपका क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा टाइम चाहिए ना, कि सारे क्लासेस को मैनेज करना है, मेरा पहले से ही सारे के सारे शेड्यूल बुक है। तो उसमें से मुझे टाइम निकालना पड़ेगा, जो मैंने निकाल दिया। बट किसी का बैच चल रहा है, तो मुझे उस बैच को ऑल ऑफ अ सडन हम बंद नहीं कर सकते हैं। तो इसी के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए था। तो एक आपका कमिंग मंडे से 6 जैन से आपका 6 से 7 का एक क्लास रहेगा, और 7:30 से 8:30। मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट आप मेरे पास लेके आएंगे, और मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड कोई डाउट रहेगा नहीं। जितने क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, बस उसी के अंदर से क्वेश्चन आना है। जो बच्चे मेरे से पहले पढ़ चुके हैं, वो जानते होंगे कि उसके बाहर क्वेश्चंस नहीं आता है, चाहे वो एसआई का पेपर हो या कोई भी पेपर। सर अगर हर टॉपिक की सीट प्रोवाइड कर दीजिएगा, जिससे आप जब यूट्यूब पे पढ़ाते थे तब प्रोवाइड करते थे, तो वो प्रिंट करके फिर प्रैक्टिस कर लेते थे क्लास के बाद, वैसे आसान हो जाता है। बिल्कुल मैं उसी तरीके से कवर कराऊंगा। मैं आपको सब सारा सीट्स प्रोवाइड कराऊंगा। जो भी हम लोग पढ़ेंगे, वो सारे सीट्स एज इट इज वैसे ही प्रोवाइड होंगे।
इतने सारे मैं क्वेश्चंस आपको करा दूंगा कि फिर आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा। बीच में कोई बच्चा ये नहीं पूछे कि सर कोई अदर बुक हमें पढ़ने की जरूरत है, कोई और करने की जरूरत है। मैंने बोल दिया जितना क्वेश्चंस मैं क्लास में कराऊंगा, जितना क्वेश्चंस मैं सीट में दूंगा, और जितने क्वेश्चंस आपको टेस्ट के फॉर्म में दिया जाएगा, इसके बाहर आपको कुछ भी करने की जरूरत हेलो हाय नहीं, एक सर। क्वेश्चन भी बाहर नहीं। हेलो सर, आप आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ हाँ, आ रही है, बोलिए। सर जो ये मैथ है ना, एडवांस मैथ, इसमें कुछ हाँ टॉपिक्स मिसिंग है, लेकिन आप वो भी करवाएंगे? बिल्कुल, मैंने बोला ना कि ऐसा जी बहुत सर। टॉपिक होता है कि जो मेंशन नहीं होता है, लेकिन उस टॉपिक एग्जैक्ट। को करना है। नहीं करेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्योंकि वो लिंक्ड टॉपिक होता है, नहीं हाँ सर, बनेगा ऐसे ही क्वेश्चन। करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर जूनियर असिस्टेंट में आपके क्वेश्चन डायरेक्टली आपके पढ़ाए हुए क्वेश्चंस आए थे, दैट विद द सेम वैल्यू। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि एसआई में भी डेटा भी सेम रहेगा, क्वेश्चंस तो सेम रहेगा ही रहेगा, डेटा भी सेम। तो ठीक है, और कोई डाउट नहीं, कोई क्वेरी नहीं? और सर ये किसी सर बोल रहे थे कि आप कल से क्लास लोगे एक, फिर नेक्स्ट वीक से आप 2 क्लास दोगे। हाँ, क्या 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 क्या? सर यूनुस सर ने बोला था आप कल से एक क्लास दोगे 6 बजे से लेके 7 बजे तक, फिर आप नेक्स्ट वीक से दोनों क्लास दोगे। ना नहीं, कल से नहीं, कल तो 1 जनवरी है। कल तो ऐसे भी मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि अभी मैं खुद हॉलीडे पे हूँ। मैं तो थोड़ा सा सर ने बोला था, इसलिए मैंने क्लास अभी ले लिया है। तो अगर टाइम मिलता है तो मैं देखता हूँ, एक क्लास में ले लूंगा। अगर लेकिन टाइम नहीं मिलता है, जो फिक्स्ड है वो मैंने आपको बता दिया कि 6 जैन से आपका क्लास 2 घंटे का क्लास डेली बेसिस पे चलेगा, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है सर, कोई बात नहीं। मैं सोचा हाँ सर ने शेड्यूल सेंड किया था इसलिए सर। हाँ हाँ, शेड्यूल सेंड किया होगा, ठीक है, वो हो सकता है सर ने ऐसे बोला हो, बट थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया हो, तो कोई बात नहीं। ओके सर। हाँ, और बताइए। क्योंकि वो जो सैटरडे संडे की जो मेरी क्लास होती है ना, वो एक्चुअली मेरा वीक डेज का क्लास होता है। जो वीकली बच्चे आते हैं, जो दिल्ली में मेरे जो फ्रेंड क्लासेस चलते हैं, वो वीकली बच्चों के लिए होते हैं। तो वहाँ पे ना टाइम निकालना ना ऑनलाइन क्लासेस के लिए मुश्किल हो जाता है। मंडे टू फ्राइडे मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ, तो इसलिए मैं अपने क्लासेस का शेड्यूल मंडे टू फ्राइडे रखता हूँ। और कल तो वेडनेसडे है, कल 1 जनवरी है, और सेकेंड एंड थर्ड तो फिर मैं रिटर्न हो रहा हूँ दिल्ली, तो उस समय मैं ट्रैवल करता रहूँगा, तो इस कारण से क्लासेस आपके 6 जैन से चलेगी। यस, और कोई क्वेरी? और किसी का कोई क्वेरी है? नो सर। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं। अगर मुझे बीच में टाइम मिल गया तो मैं अनाउंस कर दूंगा, मैं क्लास ले लूंगा। अगर टाइम नहीं मिलता है तो 6 जैन से आपका रेगुलर क्लासेस जो शेड्यूल्ड है वो एज इट इज चलेगा। सर आप कौन सा टॉपिक सर पहले पढ़ाएंगे, थोड़ा हम मैंने वो पहले ही तो उसका देख ले। पहले आप देख लीजिए, बट आई डोंट थिंक आपको देखने की रिक्वायरमेंट है। आप, क्योंकि आप अगर पहले से करके आए होंगे ना, तो फिर जो मैं यहाँ पे समझाऊंगा उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। तो डोंट वरी, आप पहला क्लास करिए, उसके बाद से आपके पास इतने सारे नोट्स असाइनमेंट हो जाएंगे ना कि फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा चीज़ों को कवर करने का। ठीक है पहला सर, मैं थैंक यू। अरिथमेटिक ही स्टार्ट करूंगा, और इधर मैं आपको रीजनिंग में स्टार्ट करूंगा। रीजनिंग में मैं देख रहा हूँ कि मैं LR शुरू कर सकता हूँ। ठीक है सर, ओके सर। ठीक है, और कोई डाउट हो तो फिर ये बता दीजिए, क्योंकि पहले से करने की कुछ जरूरत नहीं है। कोई, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई बच्चा मेरे से ये नहीं पूछेगा सर इस बुक को फॉलो कर ले, उस बुक को फॉलो कर ले। अगर करना है तो आपकी मर्जी, आपको जो करना है आप आर्य सवाल कर लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे बुक्स मार्केट में। लेकिन क्या रिक्वायरमेंट है? नहीं है। जब रिक्वायरमेंट होगी मैं खुद ही बता दूंगा कि आपको इस चीज को करना है। लेकिन जहां तक रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं खुद, क्यों आप एक्स्ट्रा प्रेशर क्यों लेना चाहते हैं हेलो सर। आप? हाँ बोलिए। सर आप मुझे बताइए, इन्होंने एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स क्यों रखा है? इसके पीछे क्या क्या रीजन होता है कुछ? ये मैंने क्या बोला, ये जो भी कर रहे हैं ये सिर्फ एसएससी की टॉप चीजों को फॉलो कर रहे हैं। एसएससी में कैसे होता है, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, और हर पे 0.5 का निगेटिव मार्किंग होता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से उठा रहे हैं। आपका अभी जो पेपर हुआ था ना, अभी पेपर हुआ था ना, किसका पेपर हुआ था? कांस्टेबल। कांस्टेबल का।
उसमें आपने क्वेश्चन देखा था, जो बच्चे ने मेरे से एक बार क्वेश्चन भी पूछा था, आपके लाइव क्लास चल रहा था कि सर वो लाइब्रेरी वाला एक क्वेश्चन आया था, विजिटर्स वाले जो क्वेश्चन आए थे, मुझे डेटा तक याद था, जो 510 था ना वीक डेज पे, और वो संडे ऐसा से मैं स्टार्ट हो नहीं रहा पूछा था। था। अच्छा, आपने ही पूछा था। तो डायरेक्ट वहीं से क्वेश्चंस पिक किए जाते हैं। आपको मैं हर एक क्वेश्चन दिखा दूंगा, वहां से पिक किए जाते हैं, तो वो उसी तरीके से वो 2 और 0.5 मार्क्स का होता है ना, इसलिए ये सब कुछ उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। ये जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना, एसएससी के बाहर नहीं होता है, सब सर कुछ। एक बात है ना, सर जो हमने देखा ना जेके एसएसबी की ट्रेंड, जो भी पिछली बार एग्जाम हुए 2 सालों हाँ, में, ऐसा लगता है कि ये सिलेबस की तरफ देखते ही नहीं है। सिलेबस की तरफ नहीं देखते हैं, वही। अब जैसे ये जो इन्होंने रीजनिंग के सिलेबस में लिखा है ना, ये जो हम्म। स्पेशियल इस तरीके से जो आपका स्पेस ओरिएंटेशन, ट्रेंड, सिंबॉलिक ऑपरेशंस, इस सब में आज तक क्वेश्चन नहीं आया है। ये सिर्फ कॉपी पेस्ट होता है। सर यही ना, जो हम ये जेके एसएसबी टेस्ट पढ़ेंगे ना, हम अपनी बात करेंगे, हाँ, जो हम कश्मीर, हम ओवरऑल सिलेबस सारा पढ़ के जाते हैं, लेकिन उसमें क्वेश्चन ही नहीं आता है। पिछली बिल्कुल। बार देखो ट्रिग्नोमेट्री में कोई क्वेश्चन नहीं आया था, अलजबरा में भी कोई नहीं था, क्योंकि इनका जब मन करता है ना, ये एक टॉपिक में ही सारे क्वेश्चन पूछेंगे। यस, मुझे पता है, इसलिए मैंने बोला ना कि ऐसा नहीं होगा कि हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन ये पूछ लेंगे। किसी टॉपिक से ये 4 क्वेश्चन पूछेंगे और किसी टॉपिक से क्वेश्चन ही नहीं पूछेंगे, तो आपको उस ट्रेंड को देखना पड़ेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम सिलेबस को छोड़ के जा सकते हैं, और ये भी मतलब नहीं है कि जितना दिया है उतना ही करना है। नहीं, ये सिलेबस के बाहर भी पूछते हैं, लिंक्ड टॉपिक से ही भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो हमें लिंक्ड टॉपिक से भी क्वेश्चन को कवर करना भाई अच्छी थोमस सिलेबस ज्यादा मैथ रीजनिंग अगर ग्रीवेंस त्राओ ना नहीं, सिलेबस का कुछ एलजीएस मसला नहीं है। है। सिलेबस फिर दिन ब दिन गारंटी कुछ ज्यादा है हो कि जाएगा, हम कम नहीं कर हो जाएगा। सकते हैं 20 में से 20 किताब के ना बजाय। अगर ग्रीवेंस त्राओ ये कम त करित यस। क्या मेन सिलेबस चीज ठीक है, सिलेबस ठीक है। रीजनिंग मुझे ज पोर्शन थे अरे, जो बात करना हिंदी में करिए, मैं भी समझूंगा आपको। तो गजब इंग्लिश में बात कीजिए, मतलब कश्मीरी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, मुझे भी तो समझ आएगा। ग्रीवेंस सर को देखता है। सर ये बोल अच्छा, रहे हैं कि सब्जेक्ट में मैथ्स मैम का हिंदी में वेटेज बात ज्यादा करो। रखा है इसमें, क्या क्या? तो इस मैथ्स का वेटेज ज्यादा रखा है 100 मार्क्स, हाँ, तो वही बोल रहे सर हैं ये सर बोल रहा है कि पहले। अगर हम ग्रीवेंस डालेंगे, सिलेबस ज्यादा है, लेकिन वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसलिए आज सब बोल रहे हैं कि जब आप 11th में आओगे तो सब्जेक्ट वाइजली चूज करो, बिल्कुल। कुछ भी नहीं हो सकता है। हाँ, बिल्कुल, इसलिए सिलेबस मैंने डिस्कस कर लिया है, सिलेबस आपको बता दिया है, पढ़ाना मुझे अपने अकॉर्डिंग है, को कवर कराना मुझे अपने अकॉर्डिंग है, किस टॉपिक में कितने क्वेश्चंस कराना है वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। आपको बस उस चीज को फॉलो करना है ब्लाइंडली, दैट्स इट। सर मेरा एक टीचर रहा है, उसने यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई किया है। जब मैं 11th क्लास में था ना, 2012 में, उसने तब मुझे बोला था अब मैथ लो एडिशनल एडिशनल, लेकिन अब मुझे आज समझ आ रहा है वो मुझे क्यों बोल रहा था मैथ लो अब एडिशनल। क्या क्या? मैथ और सर मैं ये कह रहा हूँ कि मैथ के बगैर अब कुछ नहीं हो सकता है आज आज के दौर में। सर बिना मैथ्स के? हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, जो और है ट्रेंड है मैथ ना के आज का। बगैर कुछ नहीं आज के होगा। दौर में बिना मैथ्स के कोई ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं है जो बिना मैथ्स का पूछ लेगा। वही ना सर, मैं ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। एक टीचर ने मुझे आप देखिए 2011 ना, में बोला था। बिल्कुल, आप देखिए ना कि देश में जो जुडिशरी के जो पेपर होते हैं, इसमें मैथ्स की क्या रिक्वायरमेंट है? कोई रिक्वायरमेंट है? लेकिन यहाँ पे भी मैथ्स पूछा जाता है, रीजनिंग पूछा। तो बिना मैथ्स का, ये क्योंकि ये मैथ्स नहीं है एक्चुअली, ये क्या है ना, एप्टीट्यूड है। आप उसको मैथ्स के फॉर्म में देखिए नहीं, उसको सिलेबस में मैथ्स नहीं बोलते, उसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, देखिए ना, कहीं भी कंप्लीट मैथ्स नहीं, मैथमेटिकल एबिलिटीज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस। तो यस, पढ़ना है, आपको पढ़ना पड़ेगा। बिना इसके अगर आपने मैथ्स कवर कर लिया, और ये जो अभी एसआई का है ना, इसमें तो कंप्लीट मैथ्स कवर होगा, अगर इसको आपने कर लिया तो आप नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप किसी भी एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, किसी भी एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, इट्स माई गारंटी। क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं कंप्लीट कवरेज कराऊंगा, इसके बाहर कुछ भी नहीं आना है। आप किसी भी एग्जाम को दे सकते हैं, जेके एसएसबी से रिलेटेड जो भी एग्जाम आपको लगता है कि सर हम ये एग्जाम आया है उसको देना है, आप दे सकते सर एक क्वेश्चन था सर, जो हैं। हाँ जी, एसबीआई की नोटिफिकेशन आई है जूनियर एसोसिएट या पीओ बिल्कुल की भरिए सर, ना। उसमें भी यही मैथ्स आएगा ना सर? उसमें भी यही आएगा, उसमें एडवांस मैथ्स नहीं आता, उसमें सिर्फ अरिथमेटिक आता है, और उसमें डीआई आता है, डेटा इंटरप्रिटेशन आता है। तो अगर कुछ बच्चा जो अब बच्चे अगर भरे होंगे, तो एग्जाम से कुछ दिन पहले मैं थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास लेके आप लोगों को वो डीआई वाला सेक्शन करा दूंगा,
और जो भी क्वेश्चंस होगा वो सब यहीं से आएगा। सर पिछले एसआई के पेपर में डीआई से एक क्वेश्चन आया था सर। हाँ, डीआई तो यहाँ भी हम लोग करेंगे, लेकिन यहाँ का जो डीआई होता है इजी होता है, जो बैंकिंग का जो डीआई होता है ना वो थोड़ा मुश्किल होता है। ओके यहाँ सर। डीआई तो बहुत इजी होता है, यहाँ के डीआई में तो कुछ कोई दम ही नहीं है। ठीक है, चलो सर, थैंक यू, कंक्लूड मीटिंग सर। चलिए। थैंक यू अस्सलाम तो वालेकुम। सर अगर डायरेक्ट एसएससी सीजे लेवल पढ़ाएं तो हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा, और मैं वही करने वाला हूँ, तो आप लोग उसके लिए परेशान मत होइए, ठीक है। आपको मैंने क्या बोला कि जब सिलेबस हमारा ओवर हो जाए ना, तो आप कोई भी एग्जाम दे दीजिएगा। एसएससी सीजीएल का इस बार जो पेपर होना है वो मई जून में पेपर होना है, आप जाके बैठ के दे दीजिएगा उस पेपर को, और गारंटी मैं देता हूँ 100% कि आपका पेपर क्लियर होगा। अगर आप जीएस को थोड़ा अच्छे से कर लें और इंग्लिश को थोड़ा अच्छे से कर लें तो इट्स माई गारंटी, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग तो वहाँ पे भी 50% वेटेज मैथ्स और रीजनिंग का है ना, वो मैं गारंटी देता हूँ कि उससे एक भी क्वेश्चन आपका गलत। जी सर मैं अगस्त से वेट कर रहा था कि कब आपकी क्लासेस दे सकूं सर। मैं तब तक इधर उधर ढूंढ रहा था आपके लेक्चर्स, जितना हो सके उतना मैंने देख लिया सर, लेकिन एडवांस मैथ नहीं देख पाया गई, तो इसलिए सॉरी, सर मैं जब टाइम की बस प्रॉब्लम है तो इस कारण से बस ऐसा कुछ होगा। क्योंकि सर मेरे 2-4 एग्जाम्स मैंने आपसे पहले भी कहा था सर, मैथ्स की वजह से ही रह गए 1-2 नंबर से। तो उसके बाद जब आपसे मैथ पढ़ा मैंने 2 महीने यूट्यूब से सर, तब मैं बहुत क्लोज आ गया था, मतलब सर मेरी रैंक 200 में आ गई थी सर। अब उसका फाइनल लिस्ट अभी आना है बाकी सर, पता नहीं अब मेरा उसमें हो जाएगा नहीं, लेकिन सर मैं एक बार ही सारा मैथ आपसे पढ़ना चाहता बिल्कुल बिल्कुल, आप करिए, नेक्स्ट 2.5 से 3 महीने के अंदर आपका ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक इंशाल्लाह इस तरफ हम भी डेडिकेशन दिखाएंगे सर, इंशाल्लाह आपको तो है। बिल्कुल, अब भी वहाँ मेरा से डेडिकेशन 100% रहेगा, आपको डेडिकेशन अगर 100% रहता है तो मिलके आपका सिलेक्शन पक्का है। इंशाल्लाह। चलिए, ओके, थैंक सॉरी यू। फॉर द इंटरप्शन सर, मैं हाँ कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ, बोलिए बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं जुबैर मकबूल भट्ट बात कर रहा हूँ। नहीं मुझे सर वैसे मैं आपको सर नहीं जानता हूँ, फर्स्ट टाइम सर मैं मीटिंग में हूँ, तो सर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एक्चुअली फॉर सीजीएल सर, तकरीबन सीजीएल 6 का प्रिपेयर महीने कर से रहे मैं हैं, ओके, सीजीएल के लिए। ठीक यस। है। तो सर जैसे कि इन इस एसआई जो रिसेंटली सिलेबस है, ये मैंने ऑलमोस्ट सारा कवर किया है सर। इवन करंटली आई एम फॉलोइंग केरन बुक सर, उसी से मैं सर जो है एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व करता हूँ मैथ्स के। हम्म। तो सर उसके अलावा सर आप कौन सी बुक्स रिकमेंड करेंगे इसके लिए? ऐसे ही के लिए जी जी सर जो मैथ्स ऐसे में इवन की ये तकरीबन सारा जो रिजेंबल है ये हो रहा है सीजीएल के सिलेबस के साथ, बिल्कुल, जो मैथ्स तो इसलिए मैं कोई और बुक एप्टीट्यूड। मैं कोई बुक रिकमेंड करता ही नहीं हूँ। मैं जो भी क्वेश्चंस कराता हूँ वो पता है कहाँ से मैं कराता हूँ। हर साल जो सीजीएल का ओके। पेपर होता है, मैं बता देता हूँ, हर साल जो जी। सीजीएल का पेपर होता है, सीएचएसएल का पेपर होता है, सीपीओ का पेपर होता है, तो सीजीएल का टोटल 60 पेपर्स होता है हर साल। सॉरी। सीजीएल का हर साल लगभग 60 पेपर होता है, यस यस। क्योंकि 20 दिन तक 15 दिन तक एग्जाम चलता है। 15 दिन का अगर मिनिमम 15 दिन का भी एग्जाम चलता है, एक दिन में 4 शिफ्ट होता है, तो टोटल 60 पेपर ही हो गया। जी 60 जी 60 पेपर सीएचएसएल का हो गया, जी। टोटल एक साल में 120 पेपर हो गया। लेकिन सर उसमें मसला एक है ना सर, उसमें फॉर एग्जांपल सर मैंने ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कवर किया है, बट हाँ हाँ, आप उसमें टाइम लगाएंगे, आप कम से कम 3 महीने। ग्राउंड आओ ना, ये सॉरी, कोई कुछ हो जाए। एक मिनट सर उनको बोलने दीजिए, हाँ सर बोलिए। मैं बोल रहा हूँ कि सर फॉर एग्जांपल मैंने सिलेबस ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट किया है, प्लस सर मैं आपके जो लेक्चर्स हैं उनको फॉलो करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, लेकिन सर उसमें आप बहुत टाइम लगाएंगे, तो सर तब तक अगर आप कोई बुक रिकमेंड कर सकते हैं तो मैं ठीक है, टाइम अगर नहीं किस तो। चीज में लगाऊंगा, मतलब नहीं समझा कि उस सॉरी वहां सर तक आपकी बात वहां तक क्लियर नहीं आ पहुंच। रही। हाँ, नहीं, आप पूछ रहे हैं कि वहां तक पहुंचने में सर टाइम हमें ज्यादा लग जाएगा, है ना। यस तो मैं आपको जी एक ही जी। चीज बोलना चाहूंगा कि मुझे देखिए, आप मुझे पता नहीं है कि आपने, हो सकता है कि आपने क्लियर कर लिया होगा, कवर कर लिया होगा, सारे के सारे क्वेश्चंस आपने बना लिए होंगे, लेकिन जब जी मैं आपको जैसे परसेंटेज आपने अपने से पढ़ा होगा या जहां से भी पढ़ा होगा, मुझे आई डोंट नो, हो सकता है कि आप मेरे से ज्यादा बेहतर मेथड जानते होंगे चीजों को निकालने का, लेकिन एक बार मैं जिस मेथड से सिखाऊं उस मेथड को सीख के आप फिर से उस परसेंटेज को दोबारा से बना के देखिए कि क्या हर क्वेश्चन आप 20 to 30 सेकंड के अंदर बना पा रहे हैं। इफ यस, नहीं सर, हाँ मैं बना सर पा, वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं इवन इवन आई एम रेडी टू फॉलो योर लेक्चर सीरीज, बट मसला ये है हाँ कि आप बोल रहे हैं ना कि हम सर तब एक्स्ट्रा तक मैं करना क्या चाहते करूँ? हैं। फॉर एग्जांपल नहीं आप मैं एक तो, दिन में कम से कम 1 घंटे का लेक्चर लेंगे, हाँ बट बिल्कुल, अगर मेरे पास टाइम है तो मैं 3 घंटे भी मैथ्स में लगा सकता हूँ, तो उसके लिए हाँ, मुझे क्या करना है? तो मैं बस आपको एक ही चीज रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको लग रहा है कि आपको क्या करना है, तो एक टॉपिक को दुरुस्त कर लीजिए, नंबर सिस्टम।
नंबर सिस्टम। यस, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से रिवॉल्व होगा। ओके ओके सर, थैंक यू। ठीक है, और मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस को अगर आपको लग रहा है कि सर हमको कहाँ से अच्छे से करना है, तो जो आर एस अग्रवाल का जो पहला चैप्टर है ना, आप उठा के देखेंगे तो जी सीसेट के अंदर, मैं सिर्फ सीजीएल का बात नहीं कर रहा हूँ, सीसेट 2023 का और जो 24 का पेपर आया है ना, उसमें अगर कोई बच्चा सिर्फ चैप्टर 1 नंबर सिस्टम आर एस अग्रवाल से भी अच्छे से अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर करके गया होगा। सर, यू आर नॉट ऑडिबल सर, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? अच्छा ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा मैं टूर पे हूँ, उस कारण से हो सकता है कि थोड़ा सा वॉइस में दिक्कत होगी, बट वो 6 से, क्योंकि जहाँ पे मैं रहता हूँ स्टूडियो दिल्ली में, तो वहाँ पे वो ऑप्टिक फाइबर लगा हुआ है, तो वहाँ दिक्कत नहीं होगी। तो 2023 और 24 का जो सीसेट का जो पेपर आया था ना, अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम पेपर जो है ना वो नंबर सिस्टम पे बेस्ड पेपर आया था। और वो सब के सब अगर कोई स्टूडेंट ना चैप्टर नंबर 1 आर एस सवाल अगर अच्छा से करके चला गया होता तो वहीं से निकल जाता। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ना नंबर सिस्टम आपका, इसमें सीजीएल में मैक्सिमम क्वेश्चंस नंबर सिस्टम के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। तो नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नंबर सिस्टम को फिर अच्छा कीजिए। ठीक है, तब तक जो लेक्चर, जो पर डे लेक्चर चल रहा है, उस लेक्चर को आप 2 दिन देखिएगा, उस पर इतने सारे सीट्स और असाइनमेंट मिल जाएंगे ना कि आपको फिर टाइम का कमी लगने लगेगा कि सर हम इतना जल्दी जल्दी कैसे कवर करें। ओके ओके सर, थैंक ठीक यू है, थैंक यू। ठीक। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग। जैसा होगा टाइमिंग आपको बता दिया जाएगा, ऐसे 6 जनवरी से 6 बजे शाम को हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू, बाय ऑल ऑफ यू, गुड नाइट। थैंक यू।